हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। यहाँ पे बीपीएससी के एग्ज़ाम से संबंधित मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य हम लगातार जो है 80 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर कोई भी काम जब आप करते हैं उसका आपको सही से अगर विश्लेषण ना किया जाए, सही से उसको देखा ना जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में उसका आकलन भी करते रहें कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, जितने भी लोग किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे वो 1 to 5 से हैं, 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9 to 10 का या फिर 11 to 12 का, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा नोटिस है, सूचना है, आप कह सकते हैं मेरी तरफ से। तो बस उसे हम एक बार कह के उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बस अंतिम समय तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही रामबाण सेशन रहेगा। आपका सेल्फ डाउट आज बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा और सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। देखिए, पढ़ाई तो करते हैं पर इस वक्त पे आपको पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं और इस वक्त एग्ज़ाम का टाइम है, ऐसा जो नहीं पढ़े हैं ना वो भी पढ़ते हैं। इस वक्त हर कोई पढ़ता है और सबको जो है मेहनत करना होता है, पर मेहनत सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि स्मार्ट स्टडी करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मुकाबले आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए और आप बहुत ही आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, अलग अलग 9 to 10, 11 to 12 सबके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सारे हल दिए गए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके अंदर दिए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जामिनर जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए बैठता है तो वो भी आपका प्रीवियस से क्वेश्चन लेके बैठता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ और घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको देता है। वो भी क्वेश्चंस तो कहीं से तो उसका भी कोई सोर्स होगा ना, बिना कोई सोर्स के तो क्वेश्चन नहीं बना सकता कोई भी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ये पूरी बुक है और ये बुक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं, ये देखिए पूरा टीआरई 1 आपका हो गया, इतिहास का, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान है ना, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिर यहाँ पे देखिए वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, जितने भी बॉटनी के या जितने भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित इनफैक्ट जितने भी हैं, सभी यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और खुद से देख के इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप वैसी ही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेल्फ डाउट, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब पता होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तब आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है उसमें भी विकास होगा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ दिन है, हम लगा देंगे जोर और निश्चित रूप से आप एक सिलेक्शन अपने सीट का ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, टीआरई 2 से संबंधित यहाँ पे फिर से आपको दिया गया है सारा। 6 to 8 का भी एग्जाम आपका टीआरई 2 से स्टार्ट हुआ था, तो टीआरई 2 में आपका 6 to 8 का भी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। अभी हम करेंगे, अंत तक बने रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि आपको जिस तरह के प्रैक्टिस सेट मैं दे रही हूँ, आपका जैसा लेवल है मेरे साथ तैयारी करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप कैसा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का साहित्य का क्वेश्चन आपको देखना। ठीक है, ये सारा आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ तक पूरा खत्म होता है पूरा 11 to 12 टीआरई 1 और टीआरई 2 का। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन जो हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित है। 80 क्वेश्चन है, कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, गद्यांश वगैरह सब कुछ आज हम बात करेंगे, A to Z बातें आज हम करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज का सेशन। तो प्लीज़ वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हुए अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
इतना तो कर सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, इतने सारे एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछता है। आपने ये देखा होगा कई बार जो है जीके जीएस का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया, सेकेंड शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका दो दो परीक्षाओं का इतना सारा सेट है, अगर इसको आप लगा जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग जो है एग्ज़ाम में अब तक मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन जो है आप एक भी गलत करके नहीं आओगे, अगर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर रखेंगे और प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कराई है उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो ये आप कैसे समझेंगे, आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और देखिए, एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़रूरी है आपको पढ़ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको एनालिसिस करना कि कितना आपकी जानकारी में विकास हुआ है, आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। आज मैं फिर से आपको 80 क्वेश्चंस करवाऊंगी और उसमें आपको देखना है कि कितना स्कोर आपने किया। ये आपके एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस हैं और निश्चित रूप से अब आपको ये आते होंगे और आप खुद में ये महसूस कीजिएगा कि आपका जो लेवल है वो ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है। और आपके अंदर एक सेल्फ डाउट जो रहता है कि बहुत आपको डर लग रहा है। मैं काफ़ी बार बहुत सारे कमेंट देखती हूँ जिसमें कहते हैं मैम काफ़ी डर लग रहा है, एग्ज़ाम का समय आ गया, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपको सबसे पहले आपका सेल्फ स्टीम, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करना। ठीक है, जब आप अपने ऊपर यकीन करेंगे तभी आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये निश्चित रूप से समझ रखिए। और यहाँ पे जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाएंगे गाइज़। और अभी आपको जो है एक भी वीडियो मेरा स्किप नहीं करना है। हालांकि एग्ज़ाम हो जाए तो आप ज़रूर छोड़ देना, आपके ऊपर है, अप टू यू। लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए, है ना। तो इसीलिए ये आपको मैं कह रही हूँ, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आप इतना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम, आपकी क्लास से मुझे कुछ भी बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा होगा। तो इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस पे। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। लाइक ना भी करो, शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। आज ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी और आप अगर कहोगे तो मैं आपको सारे जो हिंदी के हैं, सबका तो नहीं करा सकती ना मैं, लेकिन हिंदी के जितने भी आपके हैं 6 to 8 के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, 9 to 10 के हुए हैं, 11 to 12 के हुए हैं TRE 1 और TRE 2 में, वो सारे मैं आपको करवा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो लोग देख के ना ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है, इसलिए वह नहीं तो मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको लेके आ रही हूँ वो आपको ज़रूर करते रहना है। प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ हमने किया है बहुत अच्छे से। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास मिश्र बंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम बताना है। बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। काफ़ी बार मैंने आपको डिस्कस किया इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप आंख मूंद के लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन आंख खुले रखना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो देखिए, मिश्र बंधु इतिहास, मिश्र बंधु परिहास, मिश्र बंधु विनोद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको ये क्लासेस देखने, क्योंकि आपको काउंट करना है। बताएंगे मुझे कि 80 में कितने मार्क्स आपके बने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट कीजिए, आपको खुद में समझ में आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कहाँ पे जो है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ये 9 to 10 के क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, पर ये बिल्कुल भी ना समझिएगा। मैं तो ये देखा है मैंने 11 to 12 में ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू 9 to 10 और अकॉर्डिंग टू अगर आपका तुलना किया जाए 9 to 8 या 6 to 8 या फिर 9 to 10 से, तो जितना ज़्यादा ऊपर है उतना बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार के मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, अगर उस प्रकार के क्वेश्चन तक का आपका लेवल हो चुका है ना, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है ना कि यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ताकि इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकें। हो सकता है क्वेश्चन ये ना बना के कुछ और बना दे, हो सकता है प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन आपका बन जाए, इसीलिए आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए ये आपका याद रखिए 4 खंडों में ये साहित्य इतिहास आपका रचित है, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भाइयों द्वारा रचित है। तो ये नाम भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो इससे संबंधित सारी बातें हम देख लेंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका तैयारी अच्छे से हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशन वर्ष जो है, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में। याद कर लो यहीं पे, दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, तो आपको सभी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, है ना। तो ये मैं आपको काफ़ी बार बोलती हूँ, स्पीड बढ़ा के देख लो, इससे क्या होगा, कम समय में आप जल्दी जल्दी तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए अगर पूछा जाए कि इस ग्रंथ में कितने कवियों के जीवन वृत्त वर्णन है, तो याद रखना 4551। यहाँ पे कभी कभी आपको लगभग 5000 कह के देख देता है, तो याद रखना लगभग 5000 भी अगर लिख के आए तो वो भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं, या तो 4591 यहाँ पे आपका एग्जैक्ट देखने को मिलता है। तो याद रखना ये मिश्र बंधु विनोद, ये सब नाम आपको याद रखना है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यही 3 नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। लुइपा, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रबरदाई, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, सभी को पता है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो याद रख लीजिए चंद्रबरदाई को प्रथम कवि माना किसने है हिंदी का, तो यहाँ पे शुक्ल जी ने माना है, ठीक है। कल ही मैंने आपको करवाया है कि और कितने लोगों ने कौन कौन से कवि को पहला माना है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है उनमें से कुछ पूछ ले। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है, याद रखना, ठीक है। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। लुइपा सबरपा सिस्से 84 सिद्धों में प्रमुख। तो यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नामकरण से आपका क्वेश्चन बनता है, और ये सारे नामकरण मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। आप जिस भी प्रकार से देखना चाहे, जो भी मैंने आपको इधर प्रैक्टिस सेट करवाया है, या तो आप वो देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट जाके विजिट कीजिए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगी, ठीक है। जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट से संबंधित एक मैंने अलग से बना दिया है, जहाँ पे पूरे प्रैक्टिस ही हुई है सिर्फ, तो वो आप देख सकते हैं। या फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का भी मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो जो भी देखना चाहते हैं वो वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मैंने सारा कुछ आपको करवा दिया है। तो यहाँ पे नामकरण की बात की जा रही है, तो आदिकाल का नामकरण किसने किया है, सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बाकी जो 2 हैं इसका भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने क्या नाम लिया है, ठीक है, किसने क्या नाम दिया है। गिरियर्सन और रामकुमार वर्मा। इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओहो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए गिरियर्सन ने क्या कहा है, चारण काल कहा है, याद रख लेना। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है बातें कही हैं, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने सिद्ध संधि काल एवं चारण काल कहा है। तो याद रखना चारण काल अगर पूछता है तो गिरियर्सन हो जाएगा, और अगर दोनों नाम दिया है संधि काल एवं चारण काल, तब आपका रामकुमार वर्मा होगा। तो ये कन्फ्यूज क्रिएट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है। 1350 से 1700 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1375 से 1730। तो याद रखना हमेशा से ही ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमी संवत में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये शुक्ल के अनुसार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्ल के अनुसार है, और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है कि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरी नामकरण की पद्धति को अपनाया था। इसका मतलब क्या है, तो दो रूप से इन्होंने नाम दिया है, 2 नाम दिया है इन्होंने। एक है आदिकाल नाम,
और एक है वीरगाथा काल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक मध्यकाल और गद्यकाल। देखिए गद्यकाल काफ़ी पूछा था क्योंकि थोड़ा सा कॉमन से हटके है ये, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 1050 से 1375 संवत है। 1375 से 1375 से 1700 आपका भक्ति काल है। 1700 से 1900 आपका रीतिकाल है और 1900 से लेकर 1984 तक आपका गद्यकाल है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है। चलिए आगे बढ़िए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो है पंक्ति किसकी है, बचपन से सुनते आ रहे, बताइए। कबीरदास, गरीबदास, रैदास, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा कबीरदास। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको सारे हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी करवाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे आपको करने हैं यहाँ पे प्रैक्टिस। तो वो मुझे आप बता दीजिएगा, वरना अदरवाइज़ मैं आपको ये पूरे PDF भी देने वाली हूँ। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप वो खुद से कर सकते हैं। मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट जो मैं बनाती आई हूँ वो मैं आपको अलग से बनाऊँ। ठीक है, ये इसमें तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। ठीक है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतर चीज़ें दी जाए और सिलेक्शन बस आपका हो जाए। बस निश्चित रूप से यही आपको मेरी जो है उद्देश्य है मेरा ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्गुण शाखा के ये कवि हैं, मानते हैं आप, संत कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन है। इस पर कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और आप देख रहे हैं मलुक दास, वीर भान, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने जो है ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा के कवि माने जाते हैं, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, और कौन कौन इसके अंदर आ जाएगा, तो जैसे कुतुबन हो गया, मुल्ला दाऊद, ये सब आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इनकी रचनाएं हैं और भी ज़्यादा, पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि के नाम पर पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। भक्ति काल के वो ऐसे कौन से कवि हैं जिनके आगे गोस्वामी लगाया जाता है। तो सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कितना भी हार्ड पूछ ले, जो मैं आपको करवा रही हूँ उससे ज़्यादा हार्ड तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको इजी भी करवा रही हूँ, हार्ड भी करवा रही हूँ। तो जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक करवाए हैं, 5 आई थिंक 5 करवा दिया है मैंने, तो वो 5 जरूर देख लेना। और उससे पहले भी मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाए थे। ठीक है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन 10 मॉक टेस्ट आपको करवाए थे मैंने, तो वो भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं तुलसीदास की जो रचना है वो भी एक बार देख लीजिए। रामचरितमानस, गीतावली बहुत पूछा जाता है, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू, बरवे रामायण। ठीक है, ये सब याद है। कृष्ण गीतावली जो है ना बहुत पूछा जाता है, क्योंकि कृष्ण दिया है तो सभी लोग सोचते हैं सूरदास है, तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो कृष्ण गीतावली भी एक याद रख लेना, इसी के अंदर आ जाएगा, ये भी तुलसीदास की ही रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। अब देखिए नामकरण कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और मैंने आपको बहुत सारा करवाया है नामकरण का एक अलग प्लेलिस्ट भी आपका बना हुआ है, जहाँ पे नामकरण और इतिहास जितने भी ग्रंथ हैं, क्योंकि ग्रंथ से क्वेश्चन आपका पूछे नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। अभी तक हमने जो पैटर्न देखा है उसमें ग्रंथ से क्वेश्चन आपका बनता ही है और आपको उसको देखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और बहुत फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी अब करेंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी। रीतिकाल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, हमने अभी अभी आपको बताया कि इन्होंने क्या क्या नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल दोनों नाम इन्होंने दिया था, और रीतिकाल हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और यहाँ पे ये भारतेंदु का है, बालकृष्ण भट्ट का है, मैथिली शरण गुप्त का है, निम्न में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बताएंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 79 में आपको बताएंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान बताएंगे। गोदान क्या आपका कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है,
ये जो आपको प्रीवियस से क्वेश्चन कराने का बहुत ही ज़्यादा मेन मकसद है ये भी, कि आपको ये देखना चाहिए कि ये जो 2 ऑप्शन से आप घबराते हैं, ये जो 2 ऑप्शन कितने आंसर इन्होंने सही दिए हैं 4-5 वाला, ये भी आपको एक एनालिसिस करना है, ताकि आप हर क्वेश्चन में फंस ना जाओ कि इसमें कहीं डी होगा क्या, कहीं सी ई होगा क्या। ये हर एक क्वेश्चन में आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे गोदान किस विधा की रचना है, तो कोई एक ही विधा हो सकती है ना, एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, तो ये दोनों तो आप देखोगे ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे आप सभी को पता है गोदान इतना ज़्यादा फेमस है, और ये क्या है आपका उपन्यास है, सभी को पता है गोदान क्या है आपका उपन्यास है, सभी को पता है किसका है, प्रेमचंद का है, ठीक है, प्रेमचंद का है, तो ये भी बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे इनके जो अन्य उपन्यास है ये भी देख लीजिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, मंगलसूत्र। और ये क्या आपका क्रम से दिया हुआ है, तो अगर क्रम से पूछा जाए तो ये भी आप याद कर लीजिए, सेवा सदन, उसके बाद प्रेमाश्रम, उसके बाद रंगभूमि, फिर कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। बहुत ही बहुमूल्य ये आपका सेशन है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आपको गलत करा देता है, ठीक है। और छोटा क्वेश्चन देख के आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, और बाद में वो आपको नुकसान देता है। यहाँ पे देखिए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, बताएंगे कौन हो जाएंगे, तो हल्दी घाटी के रचनाकार हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जांचते चलेंगे कि किनकी मार्क्स कितने हो रहे हैं। जौहर, जय हनुमान और शिवाजी, इन्हीं की रचना है श्याम नारायण पांडे की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है। आधे अधूरे किसका है, आधे अधूरे नहीं होगा, मोहन राकेश का है ना। सबसे बड़ा आदमी ये भी नहीं है, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनकी जो है अन्य रचना को भी बिल्कुल देख लीजिए, और कौन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो देखिए आपसे यहाँ पे ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद। और इनकी नाटक कृति जो है वो प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी पूछ लेता है, राशि, जन्मेजय का नागयज्ञ काफ़ी बार पूछा गया है, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु चंद्रगुप्त, ये सभी आपको याद होंगे, पर इसमें कन्फ्यूजन कभी कभी रहता है। तो देखिए, प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी, राजश्री और जन्मेजय का नागयज्ञ, ये चारों पांचों आपको याद रखना है, क्योंकि जो ज़्यादा प्रचलित नहीं होता है वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। बताइए, स्वर्ण युग कहा गया, किसने कहा है ये भी बताना, ऑप्शन में बताना, सॉरी कमेंट में बताना, ठीक है। किसने कहा है स्वर्ण युग, ये भी मुझे बताइएगा। चलिए, यहाँ पे भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, और किसने कहा है, गिरियर्सन ने कहा है, ठीक है। चलिए, कितने कांड है रामचरितमानस में, 5, 7, 8, एक से अधिक है या कोई भी नहीं। अब देखिए, एक से अधिक तो हो नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं हो सकता है, पर एक से अधिक तो नहीं हो सकता, तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आप बचपन से खैर ये जानते होंगे रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, तो याद रख लेना 7 कांड होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्रम भी पता होना चाहिए, क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्रम से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन आपको इसी तरह से थोड़ा सा घुमा देगा, मगर रहता वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बालकांड, अयोध्या कांड, जो जो बता रही हूँ ना, बस उसको कर लो अच्छे से। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अच्छे से याद कर लो, 10 बार बोल लो, आपको याद हो जाएगा। तो बस एफर्ट यही करना है कि क्लास में ही आपको ख़त्म करना है, याद कर लो अच्छे से। बालकांड, पहले क्या हुआ, राम जी का जन्म हुआ तो पहले बालकांड शुरू हो गया, बच्चे उनका बचपन का वर्णन हुआ है, बाल वर्णन उनका हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, अयोध्या कांड है, अयोध्या में वो कैसे बड़े होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद अरण्य कांड है, फिर वो जंगल चले जाते हैं, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, फिर वो जंगल चले जाते हैं, जंगल जाते हैं, उसके बाद सुग्रीव से मिलते हैं, तो किष्किंधा कांड है। उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी का वर्णन है सुंदरकांड में, सुंदरकांड है। इसके बाद लंका कांड है, इसका उत्तरकांड, सबसे लास्ट में आपका उत्तरकांड है। तो देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा रामायण सभी को पता है कि क्या कहानी है इसकी, और इस हिसाब से भी आप इसको क्रम में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। चलिए आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जो है वह आधुनिक काल के किस धारा के अंदर आते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद। सुमित्रानंदन पंत की बात की जा रही है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर एकदम झट से आ जाता होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएँ तब तो आप 180 आउट ऑफ 80 लेके आओगे। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है आपको पता है छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक हैं, और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका छायावाद हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं जिसको आप ध्यान रखिए। युगांत काफ़ी पूछा जाता है, युगवाणी, ग्राम्या, पल्लव, गुंजन, गुंजन भी आपका पूछा गया है, उच्छ्वास, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, चिदंबरा, लोकायतन, ये सभी रचनाएं जो हैं पंत की हैं। और चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1968 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बार जो है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, चिदंबरा के लिए। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, तो बहुत छोटा छोटा बीपीएससी में गद्यांश है, बहुत बड़ा गद्यांश आपको नहीं दिया गया है। तो आप गद्यांश को करेंगे कैसे, ये आपको मैं अभी बता रही हूँ, तो वो आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका समय बहुत बचेगा। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पलट के देख लेना है ज़रूर, क्योंकि कई लोगों का फिर क्या होता है ना कि वो बस सिलसिलेवार से वो करे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि गद्यांश जो है 2 है, 4 है, 5 है, कितना है। तो आइडिया नहीं रहेगा तो आप अपने टाइम को मैनेजमेंट उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि ऑरली थ्रोली आपको अच्छे से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हैं। हालांकि उसमें जितने भी टाइम आपका लगे, 2 से 5 मिनट लगेगा, पर ये आपको कर लेना है, क्योंकि ये आपके आने वाले 15 से 20 मिनट को बचा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके मेन ट्रिक्स है मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप उसको फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से आपका जो है फ़ायदा होगा। अब देखिए, कोई भी आपका गद्यांश है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, सबसे पहला नियम। पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या आपका शीर्षक है, तो इसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मानव का अस्तित्व कैसा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ऐश्वर्य का अर्थ पूछा जा रहा है, हो सकता है आपसे व्याकरण से क्वेश्चन बन गया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको गद्यांश में सिर्फ गद्यांश से ही क्वेश्चन रहता है। तो आपका यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन रहता है, पर्यायवाची पूछ लेगा, विलोम पूछ लेगा, प्रत्यय पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, तो वो भी रहेगा। तो उसके लिए तो आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐश्वर्य का क्या होता है आपको पता है, वैभव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से आप करेंगे, पर मैं आपको करके यहाँ दिखा रही हूँ। अब देखिए, छोटा सा है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म के ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुँचाएं, तो वह भी किसी को हानि ना पहुँचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो ये छोटा सा आपका गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका शीर्षक क्या होना चाहिए, यश और ऐश्वर्य होना चाहिए, नैतिक और धर्म होना चाहिए, धार्मिकता या और माधुर्य होना चाहिए। एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर एक भी नहीं, बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है नैतिकता की बात की जा रही है, धर्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बस आपको जो है अपना स्कोर काउंट करते रहना है कि कितना आप सही कर रहे हैं। मानव का अस्तित्व कैसा है, सर्वोत्तम है, सर्वाक्ष है, क्षणिक है। अब देखिए, अगर इसमें आपको जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप गद्यांश देखेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे क्लास में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बार बार उलट पलट नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं गद्यांश आपको करवाती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लास में आप वो चीज़ कर सकते हैं खुद से, इतना कैपेबल आप हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्षणिक हो जाएगा। ठीक है, मानव का अस्तित्व कैसा, क्षणिक बताया गया है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार दिखाऊंगी और फिर करेंगे तो यहाँ पे फिर ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्षणिक है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपका किया जा रहा है, और आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ऐश्वर्य का अर्थ मैंने बता ही दिया, वैभव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका फिर से देखिए दिया गया है, तो ये गद्यांश को मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इस गद्यांश को करने का तरीका मैंने आपको बताया। ये देखिए आपका अर्थ दिया है, तो ये अर्थ के लिए आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आप अगर गद्यांश में जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से आंसर को ढूंढ पाएंगे, बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आपका देखिए यहाँ पे दिया बत्ती का समय होना। अब इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है संध्या होना। देखिए, शाम हो जाता है तभी तो सांझ देते हैं, तो इसीलिए ये सभी अर्थ के लिए आपको गद्यांश देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है उसके लिए हम उसको पढ़ेंगे। तो ये सभी आपका देखिए अर्थ ही यहाँ पे पूछा गया है। ये 100 तक आपका दिया गया है, तो ये हम हटा देते हैं, क्योंकि इसको करके फ़ायदा नहीं है। ये आप खुद से कर सकते हैं, है ना।
अब देखिए यहाँ पे ये सब आपको मैं करवा सकती हूँ। देखिए, मन में फुलझड़ी चलना, अब इसका अर्थ क्या है, मुहावरे के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे। तो मन में फुलझड़ी चलना, बच्चों का खेल, आतिशबाजी, बहुत खुश होना। तो बहुत खुश होना हो जाएगा, मन में फुलझड़ी चढ़ना मतलब बहुत खुश होना। ठीक है, चलिए, आसमान छूना। आसमान छूना का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठी बात, सराहनीय सफलता, असंभव बात। आसमान छूना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सराहनीय सफलता। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखिए, श्री राम को क्यों, ये तो आपको दिया गया है इसमें, तो क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपका जो है ज़्यादातर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है आपका मुहावरे पूछा गया है। बस आपका ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, चीफ की दावत किसकी है, लाल पाल की बेगम, ईदगाह और उसने कहा था। तो जो भी आपको आता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। देखिए, आपको आज मैं ज़्यादातर ये कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस के समय आपको पैनिक नहीं होना और कैसे आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं अपना। तो आपको जो आता है, जैसे कि ईदगाह तो बहुत फेमस है, सबको पता है, प्रेमचंद का है ना, तो झट से लगा देंगे। उसने कहा था, कितनी बार हमने इसको किया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब यहाँ पे आपको पता है चीफ की दावत जो है ये किसकी हो जाएगी, भीष्म साहनी, और लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की। तो जो आता है पहले उसको लगाएंगे और आपको बहुत ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको दिया है सुमेलित करने, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ही ऑप्शन जो दिए गए हैं सारे बहुत ही फेमस हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं यहाँ पे, और इनके उपन्यास को तो आपको पढ़ने के लिए भी दिया जाता है। कोई भी आप अच्छे अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इसको पढ़ा होगा। तो राग दरबारी किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। आपका बंटी किसका है, मन्नू भंडारी का है। झूठा सच किसका, यशपाल का है। और जिंदगी नामा कृष्णा सोपती। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश में कौन सी संधि होगी, बताइए। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर संधि। स्वर में ये कौन सी संधि है ये भी बताइए, स्वर में ये कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से पहले लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, या पॉज करके लिखो। ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, तभी आप सफल हो पाएंगे। ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर, देख के नहीं करना है। यहीं पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले जाके आंसर लिखिए। तो आंसर आप ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितने एक्टिव है क्लास में। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको एक्टिव रहना है ताकि आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो गणेश में यहाँ पे स्वर संधि है, स्वर में भी गुण संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गण और ईस से मिलके बनाए गणेश, और यहाँ पे आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो है एग्जाम, यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है परिभाषा से भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है। आगे देखिए, पराधीन में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, पर आधीन, पर आधीन, पर अधीन, बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पर अधीन। पर मतलब दूसरे और अधीन मतलब दूसरे के दूसरा पर अधीन, दूसरों पे अधीन होना, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको मिलाया जाता है। दीर्घ स्वर संधि के अंदर आ जाएगा पराधीन, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर देखें विकार कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो पर और अधीन में यहाँ पे आपका रॉ की आ की मात्रा लग रही है। तो आपको पता है कि रॉ में क्या है, आपका अ है, और इधर भी क्या है, आपका अ है, और आपको पता है कि अ और अ से मिलके आपका आ बनता है, इसीलिए आपका रॉ में आ की मात्रा लगी है। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, संधि में आप जाके देख लेना। तो अगर आपको नहीं आता है संधि तो आप जाके संधि का थ्योरी क्लास देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। तो आप बिल्कुल भूल के भी आपको बिना किए नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा आपका। चलिए, नील कमल में कौन सा समास है, तो आपको पता है कि कमल कैसा है, यहाँ पे नीला है, और यहाँ पे विशेष और विशेषण की बात की जा रही है। जहाँ पे भी विशेषण और विशेषण की बात की जाती है वो आपका कर्मधारी समास के अंदर जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, और यहाँ पे कभी कभी कुछ अलग सा पूछ देता है आपका। ठीक है, तो ये आपको सिटीजन पूछा गया है। तो सिटीजन आदमी होता है क्या, सिटीजन बताइए। तो आपको पता है सिटीजन मतलब ये किस देश का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, नागरिक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपके यहाँ पे दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। एजेंडा, एजेंडा मतलब कार्यसूची, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, अटैच मतलब संलग्न करना, और ब्रीफली मतलब संक्षेप में। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक तो ज़रूर आएगा।
अब यहाँ पे देखिए सिलेबल बताएंगे, इसका हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? वर्ण, अक्षर, पद, एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबल की बात करें तो ये अक्षर कहलाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समास कितने भेद होते हैं समास के? तो आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारी, द्वंद्व और बहुव्रीहि, याद रखना। चलो, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं कि नहीं, आप खुद ही बताना। और आप खुद देख रहे हैं कि आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन, और जो भी हम चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं। और इस प्रकार से कर लेंगे तो चाहे बहुत हार्ड भी पूछ लिया जाए, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम बताएंगे। स्वादिष्ट यहाँ पूछा जा रहा है तो क्या है? ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाक छानना। खाक छानना का अर्थ क्या हो जाएगा? धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना, दर दर भटकना, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। अगर आपको अर्थ समझना है तो आप उसका वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो खाक छानना मतलब आप खुद ही जानते हैं, खाक छानना प्रयोग में भी किया जाता है, व्यवहारिक रूप से भी। तो पूरी खाक छान ली मगर कुछ मिला ही नहीं, दर दर भटक लिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? बहुत ही साधारण सा आपका जो है यहाँ पे मुहावरा भी लिया जा रहा है, जो आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत थोड़े को बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। मतलब ये क्या कहलाता है? जैसे कि बहुत पार्टीशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है कोई चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि घर में आपको पिज़्ज़ा का बंटवारा करना है, तो जो बहुत बड़े हैं उनको बहुत छोटा दे दिया पार्ट, तो क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े जो होते हैं उनको बहुत थोड़ा देना। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बताइए, वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है, तो यहाँ पे क्या आपका सही शब्द का चयन होना चाहिए? वह प्रतिदिन खरीदारी भ्रमण के लिए निकलता है, वह प्रतिदिन सदा भ्रमण के लिए निकलता है, वह प्रतिदिन सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकलता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो वह प्रतिदिन जो है सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी विशेषता है या फिर जो पहचानने का तरीका है, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ वैसे तैसे, जैसे वैसे, इस प्रकार का जो है वाक्य कहाँ पे प्रयोग होता है? मिश्र में प्रयोग होता है। तो मिश्र वाक्य यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहीं दे दे आपको और, तथा, अथवा, इस प्रकार के जो शब्द में प्रयोग होते हैं, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। हाय मारा गया, हाय वह, इसमें शुद्ध कीजिए कि यह कैसे बोला जाएगा। तो आपको पता है कि ये हाय जो है ये आपको पहले आना चाहिए, हाय वह मारा गया, तो ये इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आज रविवार का दिन है, शुद्ध करना है इसको। आज रविवार का दिन है, इसको कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? आज रविवार दिन है, आज रविवार है, आज रविवार, इसमें क्या अंतर है भाई? अच्छा, एक में बिंदु दिया है, एक में बिंदु नहीं दिया है में बिंदु नहीं दिया। आज रविवार है या आज रविवार है, क्या आपको सही लगता है कि यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, है नहीं होना चाहिए, बहुवचन वाला प्रयोग हो जाता है। आज रविवार है, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे, वाक्य में कौन सा पदबंध है? अब यहाँ पे कोई भी रेखांकित शब्द नहीं किया गया है, और ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि रेखांकित आपका नहीं रहेगा, तब भी आपको समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका पदबंध बन सकता है। तो देखिए, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो क्या है जो हाईलाइट हो रहा है? क्या है जिसके वजह से पूरे शब्द को अर्थ मिल पा रहा है, पूरे वाक्य को अर्थ मिल पा रहा है? तो आप देख रहे हैं कि कौन दौड़ रहा है? बच्चा दौड़ रहा है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, बच्चे संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में संज्ञा है, क्योंकि किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव, नियम, क्रम और निश्चित अर्थ के में प्रकट होता है जहाँ पे, वहाँ पे आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पदबंध का वीडियो भी मैंने आपको इधर डाल दिया था, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। वाक्य, उपवाक्य और पदबंध ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है एक ही क्लास में। तो क्लास में विजिट कीजिए, वीडियो में विजिट कीजिए, वीडियो को आप स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है? जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपका नहीं बन रहा है क्वेश्चन में, वो आपको जा करके करना है, ठीक है। संज्ञा पदबंध है, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है। तो अगर आपको पदबंध में दिक्कत आ रहा है तो पदबंध के ही ज़्यादा क्वेश्चन में डालूंगी प्रैक्टिस सेट में आपके, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस कर करके वो आसान हो जाए आपके लिए। यहाँ पे बताइए, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वह घायल शेर दहाड़ रहा है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। वहाँ क्या कहा जा रहा है? वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। किसकी तरह दहाड़ा? तरह यहाँ पे आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, वाच्य कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 2, 3, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह से आपको सारे जीके के क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, जिससे क्या होगा, जीके का अगर आप क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, अगर वही क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आ जाता है, क्योंकि एक्सप्लेन भी किया गया है इसमें, तो थोड़ा बहुत जो उससे हट के अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिए तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए। तो वाच्य में यहाँ पे आपको पता है कि 3 भेद होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य, 3 होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लो एक बार इसको। तो कर्तरी में क्या होता है? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतरण होता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, दिया था ना। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बहुत ही डीप में मैं क्वेश्चन आपको खोज के लाती हूँ मैं आपके लिए, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है फंसाए अगर, तो आप करके ले जाएं। तो रूपांतरण आपको ध्यान रखना है, क्रिया का जो रूपांतरण होता है वो वाच्य में होता है। वो कर्म वाच्य क्या है? तो जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं वहाँ पे कर्म वाच्य हो जाता है। और जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होता है, वहाँ पे भाव वाच्य हो जाता है। सिंपल सा है। चलिए, मुझसे भागा नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए असमर्थता जताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा? असमर्थता जताई जा रही है, मुझसे भागा नहीं जाता, निषेधवाचक तो है ही, निषेध वाक्य है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका असमर्थता भी दिखाया जा रहा है और भागना। मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। भागना क्या है आपका? अकर्मक है कि सकर्मक है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, भागना क्या है आपका? सकर्मक है कि अकर्मक है? तो आपको पता होगा कि ये क्या है आपका? अकर्मक है। सकर्मक तो बिल्कुल नहीं है। भागना आपका अकर्मक क्रिया है। तो आपको पता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि अकर्मक क्रिया होता है आपका भाववाच्य में। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को कई तरीके से आप समझ सकते हैं, कई तरीके से आप कर सकते हैं, तो इससे आपको जो है और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज्ञार्थक वाक्य, वाक्य के आधार पर वर्गीकरण का नाम है। तो ये किस आधार पे जो है आज्ञार्थक वाक्य आता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अर्थ के आधार पे है। अर्थ के आधार पे आज्ञार्थक वाक्य है। आज्ञा और अर्थ से मिलके बना है आज्ञार्थक। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे कि अर्थ के आधार पे आपका ये हो जाएगा। और अर्थ के आधार पे आपका जो है ये 8 भेद होता है। ये 8 भेद आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह, संकेत और विस्मयादि वाचक वाक्य। इसके अलावा कोई और देता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में घुमाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? संरचना के आधार पर तो मैंने आपको आज ही शब्द भेद के सारी चीज़ें बताई हैं आपको। उत्पत्ति के आधार पे, रूप के आधार पे, प्रयोग के आधार पे किस प्रकार से भेद का वर्गीकरण किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।
तो संरचना के आधार पे यहाँ पे वाक्य के कितने भेद होते हैं बताएंगे। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं, संयुक्त, सरल और सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये आपको याद रखना है, संरचना के आधार पे होता है। ठीक है, ये संरचना बोलो या रचना बोलो एक ही बात है। शुद्ध शब्द का चयन करना, यहाँ पे कंप्यूटर को कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख के देख सकते हैं कंप्यूटर, तो आपको पता है कंप्यूटर, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जो 5 ऑप्शन होता है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है या अपने क्वेश्चंस को बचाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका शब्द शक्ति से क्वेश्चन बना है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्यंजना बताना है इसमें कौन सा होगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से शाब्दीय व्यंजना और आर्थीय व्यंजना बताया है, शब्द शक्ति जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, तो आप यहाँ पे देखिए शब्द की बात हो रही है या अर्थ की बात हो रही है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ बहुत गहरा है इस पूरे वाक्य का। तो यहाँ पे जो है एकार्थी शब्द का प्रयोग है, यहाँ पे अनेकार्थी का प्रयोग नहीं है। श्लेष है क्या इसमें, ये बताओ, श्लेष है इसमें नहीं। यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, आर्थी व्यंजना हो जाएगा, क्योंकि पूरे अर्थ में ये व्यंजना है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, तो ये आपका अविधा तो किसी भी हालत में नहीं होगा। एक क्वेश्चन किन्होंने पूछा भी था इसको लेकर के टेलीग्राम पे, तो याद रखना यहाँ पे आर्थी व्यंजना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलंकार शब्द के अलम का अर्थ क्या है, अलंकार शब्द में अलम का अर्थ क्या है, अलम धन कार से मिलकर के आपका अलंकार बनता है। तो अलम का अर्थ क्या होता है, पूरा, अधिक या श्रृंगार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार। अलम का अर्थ होता है श्रृंगार और कार का मतलब करने वाला, तो श्रृंगार करने वाला ही अलंकार यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें उपमेय क्या है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सम, सा, से, सरिस, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके उपमा में होते हैं, तो ये आपका उपमा अलंकार तो है, पर यहाँ पूछा जा रहा है कि उपमेय कौन सा शब्द है, पीपर पात, मन है या डोला है, एक से अधिक ऑप्शन सही या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको देखना है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। पीपर पात यानी कि पीपर का पत्ता के जैसा क्या हो रहा है, मन डोल रहा है, मन जो है इधर उधर डोल रहा है, चंचल हो रहा है। तो पीपर पात जो है यहाँ पे विशेषण है और विशेष क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको अर्थ देख लेना है कि किससे किसकी तुलना की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाती है वो आपका विशेषण होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमेय होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। तो इतनी बात याद रखिए, मन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो यहाँ पे आपको बताना है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आप सिंपल हो गए हैं, क्योंकि अलंकार जब भी आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रूपक उत्प्रेक्षा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। कैसे कर सकते हैं, तो जनू, जानहूँ, मानहूँ, इस प्रकार से आपका अगर होता है तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। रूपक में आपका क्या होता है, तो रूपक में आपका किस उपमा को, उपमान को मान लिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या यहाँ पे दिख रही हैं, नहीं दिख रही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। जैसे जैसे अंधेरा होगा तो वैसे वैसे उजाला कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताएंगे। तो उत्प्रेक्षा आपको पता है कि जहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जाती है, जब मैं उत्प्रेक्षा आपको बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया है कि जहाँ पे भी संभावना उत्पन्न की जाती है वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा होता है। जैसे मन हो, मान हो, मान लो ऐसा हो गया, मान लो ये हो गया, मान लो वो हो गया। तो मान लो, मानने का मतलब क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब आप इसको भूलेंगे नहीं। चलिए, उदित
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार होगा। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। कल ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार कराने की कोशिश करूँगी, है ना। तो एक बार अलंकार कर लेंगे तो, कि काफ़ी आपका अलंकार से प्रश्न बनता है, आप देख सकते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, बताएंगे क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो ये योजन चिन्ह से आप समझेंगे इसको। हर से लोचन भृंग, संत सरोज, संत को सरोज मान लिया गया, लोचन को भृंग यहाँ पे मान लिया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी प्रकार की तुलना नहीं हो रही है, बल्कि इसको मान लिया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें कहाँ होती है, रूपक में होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उपमेय और अभेद, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका परिभाषा भी पूछ सकता है। तो याद रखना, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अभेद मतलब कोई भेद ही नहीं है, पूरा मान लिया गया है। वही मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र को खिलौना मान लिया उन्होंने। चंद्र जैसा खिलौना नहीं बोल रहे हैं वो, कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे चांद चाहिए क्योंकि वो मेरा खिलौना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें हो रही है। तो अब आप अर्थ को समझ गए होंगे कि अभेद आरोप किया जा रहा है, मतलब कोई भेद नहीं है। अभेद मतलब कोई भेद नहीं है। तो जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती है वहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। आगे देखिए, अति कटु वचन कहति के कई, मानहु लोचन जरे पर देई। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा मानहु, मानहु देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका क्या होगा। अति कटु वचन कहति के कई, मानहु लोन जरे पर देई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी आपका मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, इव, जानहु, ज्यों, इस प्रकार की आपके पंक्ति में अगर शब्द आते हैं तो वहाँ आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बहुत ही ईजी आप तरीका है, इसको समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। अब यहाँ पे क्या है आपका, वही सा से सी सम, जहाँ भी इस प्रकार के शब्द होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा। तो बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आप। आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, दोहा से क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, छंद आपको बिल्कुल करके जाना है, अलंकार आपको करके जाना है, शब्द शक्ति करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपका सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और आपको पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे इजी क्वेश्चन है तो वो हर किसी के लिए इजी है। तो हार्ड वाले क्वेश्चंस आपके अच्छे हों, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करवाती हूँ, ताकि आपका लेवल अच्छा हो जाए और आप हार्ड क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन है, हम तो आसानी से अब कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको निश्चिंत भी नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन फिर आपका नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति की मात्राओं की योजना क्या होती है। योजना पूछा जा रहा है, मतलब कि कितनी पंक्ति में कितनी पंक्तियाँ हो, कितनी पंक्ति में नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योजना किस प्रकार से योजनाबद्ध होती है ये एक पंक्ति में। तो 13 और 11 होता है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 13 13 और 11 11 मात्रा होती है, और 16 इसका ठीक उल्टा होता है, 11 और 13 की मात्राएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर देखिए आपका छंद से क्वेश्चन है। अस कही फिर चितई तेही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इनमें से किस छंद की योजना है। दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा, चौपाई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। अस कही फिर चितई तेरी ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। छंद बताना है, तो छंद को कैसे पहचानेंगे, ये आपको इस प्रकार के प्रश्न को करना आना चाहिए कि यहाँ पे आप इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप अगर काउंट करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि दोहा में आपका 13 और 11 होता है। ठीक है। 13 और 11 होता है। सोठा में आपका 11 और 13 होता है, मात्राओं पर यति होता है ना। और चौपाई में आपका 16 16 होता है। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो 16 16 आपका चौपाई में होता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक ये भी आप लगा सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे कहीं आपका क्या किया है, सम और विषम चरण है ही नहीं है। देखिए आप, ये देखिए सम और विषम चरण नहीं है। दोहा में देखिए आपका कॉमा दिया रहेगा,
तो यहाँ पे तो वो भी नहीं दिया है, तो आप सीधा सीधा भी चौपाई आंसर लगा सकते थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपका बन जाएगा। आगे देखिए, किस छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोहा तो होगा नहीं, आप देखते ही इसको काट सकते हैं, दोहा आपका होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 24 मात्राएं किसके अंदर होती है, तो आपको पता है कि ये रोला के अंदर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, रोला के अंदर, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए 24 मात्राएं होती है, 11-13 पर यति होता है, सममात्रिक छंद के अंदर आता है ये रोला छंद, ठीक है, और इसके अंत में 2 गुरु होते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है किस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। चलिए, छंद गणना के मात्रा कितने भेद होते हैं, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं, सारा आपको बताया है कि छंद के कितने अंग होते हैं, मात्रा क्या होती है, पूरे मात्रा में भी आपको मैंने ये चीज़ डिटेल में कराया है। छंद आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो में देखिए, छंद आपको मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको कोई भी क्लास का वीडियो चाहिए, लिंक चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करेंगे वहाँ पे टेलीग्राम में, तो मैं आपको उपलब्ध भी करा देती हूँ। तो कोई कुछ भी आपको समस्या है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं और सभी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये आपको बताना है। तो सम मात्रा और विषम मात्रा 2 ही होता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत डरना नहीं है, बस आपको याद करना है। मात्रा पूछा है ना, तो मात्रा तो 2 ही होता है ना, 2 ही हम गिनते हैं, एक लघु और दीर्घ, तो बस 2 आपको लगा देना है। काव्य गुण, देखिए काव्य गुण भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है थ्योरी में, सभी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए पहले ही करवा दी है ताकि आपको समय पे सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। सामान्य रूप से काव्य गुण कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो आप सभी जानते हैं काव्य गुण आपका प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, और एक कौन सा होता है, तो यहाँ पे 3 गुण होते हैं। अब देखो एक याद ही नहीं आ रहा, मतलब याद है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा। एक आपका प्रसाद गुण हो गया, एक आपका माधुर्य हो गया, और एक क्या था देख लेते, ओज गुण। हाँ, भूल जाती हूँ मैं भी, भूला नहीं, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखिए माधुर्य गुण में क्या होता है, श्रृंगार और करुणा और शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये रस आपको देखने को मिलेगा किसी पंक्ति में, समझ जाना माधुर्य गुण है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पूरा काव्य गुण समझा दिया है, उसको आप अगर देख लेते हैं तो उससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ऐसी काव्य रचना जिसके पढ़ने से चित्त में जोश आ जाए, वीरता आ जाए, उल्लास आ जाए, उल्लास की भावना आ जाए, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि ट वर्गीय जो वर्ण होते हैं और रेफ युक्त वर्ण जो होते हैं, इसका प्रयोग जो है ओज गुण में ज़्यादा होता है, मतलब संयुक्त संधि वाला क्वेश्चन यानी तत्सम शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, समासिक पदों का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है ओज गुण में, भारी भरकम शब्द होते हैं ना इसके अंदर, तभी तो वीरता वाला भाव उत्पन्न होता है इसीलिए। और प्रसाद गुण क्या है, जिसको पढ़ते ही अर्थ का ग्रहण किया जा सके, बहुत ही आसानी से, अस्पष्ट भाषा में लिखा गया हो, तो वही इसकी जो है विशेषता होती है। जैसे सिंपल सा है, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, तो क्या है, प्रसाद गुण है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ये सभी आप जाके देख लीजिएगा। तो ये आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये कराने का मकसद यही था कि आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। तो इसमें क्या है, काव्य गुण बताएंगे। अभी आपको बताया मैंने कि जिसमें आपका यहाँ पे देखो, इसको पढ़ते ही आपको किस प्रकार की भावना आ रही है, रस को फील कीजिए कि कोई भी वाक्य को पढ़ते वक्त, कोई भी पंक्ति को पढ़ते वक्त आपको किस प्रकार की भावना महसूस हो रही है, तो उसी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, उनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। सुनते ही आपको थोड़ा सा जोश उत्पन्न हो गया होगा, और ये जोश किस में आता है, ओज में आता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। अब यहाँ बताना है आपको, देखिए अगर इसका आपका अलंकार पूछता तो क्या हो जाता, अनुप्रास हो जाता है, और यहाँ पे आपसे काव्य गुण पूछा गया है, ठीक है, काव्य गुण पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आपको बताना है,
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पे आप अर्थ को ग्रहण कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई श्रृंगारिकता का वर्णन नहीं है, यहाँ पे कोई ओज का वर्णन नहीं है, यहाँ पे प्रसाद गुण आपका सिंपल सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको पता है कि रस के कितने 4 अवयव होते हैं, तो रस निष्पत्ति के अस्थायी भाव के अतिरिक्त, ये अतिरिक्त शब्द को बिल्कुल भूलना नहीं है, अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं, तो इसको हटा देंगे तो कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 बिल्कुल मत लगा देना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक चौथा कौन सा होता है, अस्थायी भाव। अस्थायी भाव के अलावा पूछ रहा था तो आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रस का अवयव पूछा तो अब तो हम 4 ही लगाएंगे, 4 ही पढ़ाया गया है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं, बताइए। 9 रस तो हो गया, उसके बाद वाला पूछ रहा है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है रस में, और कौन कौन जोड़ा है वो भी बताया है। ठीक है, किन्होंने जोड़ा है, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा डिटेल में जाएगा तो वहाँ से जाएगा, तो जो पढ़ाया है बस उसको कर लीजिए, इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए 2 जोड़ा गया, आपको पता है कुल आपके 11 हैं, तो 2 जोड़ा गया है, और कौन कौन सा जोड़ा गया है, भक्ति, यहाँ पे देखिए आपका पूरा दिया गया है, तो भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये 2 आपका जोड़ा गया है, बाकी तो आपके दिए गए हैं। और भरत मुनि के अनुसार कितना है, भरत मुनि के अनुसार 8 है, याद रखना, 9 मत बता देना। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। ठीक है, 9वां रस किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने पूरी रस की वीडियो देखी है तो आप आसानी से इसका आंसर करेंगे। 9वां रस जो है आपका, ये किसने दिया था, शांत रस, बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पर आप अगर क्वेश्चन, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने स्टेट में टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि क्वेश्चन इससे हार्ड, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ उस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सभी भी आपके प्रीवियस से क्वेश्चन ही रहते हैं जो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, कुछ अलग नहीं करवाती हूँ, जो प्रीवियस से क्वेश्चन होते हैं वही करवाती हूँ, और इसलिए आपको अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है। बिल्कुल भी अब ये नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन में आ गए और पढ़ाई नहीं उसके बाद, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो अपने लेवल को हमेशा इंक्रीज़ रखिए, ताकि आपको 80 में 80 लाना है। आप 79 भी मत सोच के चलिए, 80 में 80 लाना है आपको। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव यहाँ पूछ रहा है, करुण होगा, विस्मय होगा, निर्वेद होगा, तो निर्वेद हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। यहाँ पे सारे आपको दिए गए स्थायी भाव, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, ये पूछा जाता है, वीर का उत्साह होता है, ध्यान रखिएगा। वीर का कई लोग क्रोध समझते हैं, तो ये कोई कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है, भयानक रस का भय होता है, विभित्स भी पूछा जाता है, विभित्स का जुगुप्सा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है, ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, शांत का निर्वेद होता है, भक्ति का भगवत विषयक रति होता है, और वात्सल्यता का वात्सल्यता होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आपका रस से क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पूछा गया है रस से क्वेश्चन आपका। बालधि विशाल विकराल ज्वाल माल मानो, ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कैधो व्योम बीथिका भरे हैं, भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। तो ये जो पूरी पंक्ति है, इसमें रस कौन सा आपको देख के क्या समझ में आया और क्या इसमें रस हो जाएगा, बताएंगे। यहाँ पे जो रस होगा, तो शांत रस तो ये कहीं से नहीं है, और इसको सुन के आपको हंसी आ रही है क्या, नहीं आ रही है, ये भी नहीं होगा। भयानक होगा या तो कोई नहीं होगा, यही 2 ऑप्शन हो सकता है। अब इसको फिर से ध्यान से समझिए। बालधि विशाल है, विकराल है, ज्वाल जाल मानो, लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है, कैधो व्योम बिथिका भरे हैं धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। तो यहाँ भयानक रस का वर्णन हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो ये आपके एनसीईआरटी से ये पंक्ति ली गई है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, और यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा रस यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे देखिए कृष्ण जी जो हैं वो यशोदा से कह रहे हैं कि यशोदा मैया क्या कहती हैं कि तुम दूध पियोगे तभी तो बलदाऊ के जैसा तुम्हारी भी चोटी हो जाएगी बड़ी बड़ी, है ना। तो इसीलिए वो झूठ बोलती हैं और दूध पिला देती हैं। तो उसी पे कृष्ण जी कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार हो गई मुझे दूध पियतिया अजहू है छोटी। तो ये आपका जो है वात्सल्य रस को निखार रहा है, और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा 150 यहाँ पे क्वेश्चन हमने देख लिया, मतलब 80 क्वेश्चन हमने देख लिया 71 से लेकर के टोटल, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा, कितने स्कोर आपके बने हैं 80 आउट ऑफ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस प्रकार का आगे का प्लान रहने वाला है, ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगी इसलिए क्योंकि आप कम समय में अपना अच्छा से अच्छा रिवीजन कर सकें, इसीलिए ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।